प्यारे मित्रों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका आपके YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे मित्रों, कल का जो प्रश्न हमारा होमवर्क का था वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इस प्रश्न को आपके होमवर्क में आपको दिया गया था। इसके पहले जो प्रश्न हल हुआ था वो ठीक इसी बेस पे था और अवनमन कोण का प्रश्न था। ये भी प्रश्न ठीक उसी प्रकार का अवनमन कोण से ही ताल्लुक़ रखता है। अब उसके बाद यदि चर्चा की जाए इस प्रश्न पे तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरीके से किए होंगे और आप सबका आंसर भी आया होगा। तो अब इसको बिना देर किए हम सब प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच दूरी ज्ञात करें। प्रश्न एक बार आप ऐसे पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अब देखिए एक एक लाइन को पढ़ करके उसको हम सब डायग्राम के माध्यम से पहले उसको प्रदर्शित करके फिर सवाल को आसानी से समझ में आ जाएगा, हल हो जाएगा। देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, बहुमंजिल भवन को हम मान लेते हैं ये आपका बहुमंजिल भवन हो गया। जहाँ से देखा जा रहा है एक और भवन है, उसको देखा जा रहा है जो कि इस बहुमंजिल भवन से छोटा है। तो देखिए, और उसकी ऊंचाई भी दे दी गई है। बहुमंजिल भवन से ये छोटा वाला भवन देखा जा रहा है। इसकी ऊंचाई हाइट जो है यहाँ से मेज़र पूरा नीचे तक की हाइट मेज़र किया गया है। ये ज़मीन हमारा ये भूमि हो गया, ठीक। और यहाँ से पूरा मेज़र किया जा रहा है। यहाँ तक की ऊंचाई आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। तो पहले 8 मीटर इसको लिख लेते हैं। यहाँ तक की लंबाई 8 मीटर हो गई। अब उसके पश्चात आप देख पा रहे हैं कि भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः, पहले ध्यान देंगे इस प्रश्न में कि भवन के शिखर, शिखर बोला है तो पहला कोण शिखर का होगा, याद रखेंगे। और तल बोला है तो दूसरा कोण, दोबारा बोला है मतलब शिखर के बाद तल बोला है तो जो 30 डिग्री है उसके बाद वाला यानी 45 डिग्री किसके लिए यूज होगा, वो हमारा तल के लिए यूज होगा। तो शिखर यानी ये छोटे भवन के शिखर ये हुआ। अब कहाँ से हम देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं। तो छोटे भवन के शिखर को देख पा रहे हैं हम, बड़े भवन से देखना है हमको। अब उसके बाद इसके बोला जा रहा है कि तल के अवनमन कोण ये, और आपको पता है कि जहाँ से हम देखते हैं उसी के क्षैतिज हमको एक रेखा खींच लेनी होती है। ये क्षैतिज रेखा हो गई हमारी। और ये पहला कोण जो हमारा था कितना था, 30 डिग्री बोला गया था। पहले बोला है ना ऊंचे भवन के शिखर के लिए पहले बोला, तो पहला शिखर यानी पहला कोण, दूसरा तल यानी दूसरा कोण। तो शिखर के लिए 30 डिग्री। अब उसके बाद ये जो आपका तल हुआ जमीन स्तर का, ये तल इसी को बोलेंगे। ये इसको भी हम बना लेते हैं, ये ऐसे है, यहीं से इसको भी देख रहा है। तब कौन सा एंगल बन रहा है, उसके बाद ये वाला जो एंगल बन रहा है पूरा पूरा तल से देखने पे ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये 30 डिग्री का एंगल बना। अब आपको पता है कि हम इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि भवन की जो ये छोटे वाले भवन है इसकी हाइट बड़े भवन से ऐसे समांतर खींच देते हैं। ये समांतर रेखा के रूप में खींच दिए हैं, यानी कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। और ये हाइट जो छोटी भवन की है बड़े भवन की इतने हाइट के बराबर है। यानी अगर बात किया जाए तो ये जो हाइट यहाँ तक का है, यहाँ तक की हाइट जो है बड़े भवन की इसी के बराबर होगा। 8 मीटर है तो छोटा भवन तो ये भी 8 मीटर होगा। और उसके बाद ये जो बाकी का बच रहा है हमारा यहाँ तक की दूरी, ये भवन की ये जो ऊपरी सीमा है, मध्य से ऊपर सीमा तक, ये दूरी हमको नहीं पता है तो इसको हम मान लेंगे यक्स मीटर है। क्या मान लेंगे, यक्स मीटर।
तो x मीटर यहाँ तक की दूरी माने हैं टोटल हम। अब उसके पश्चात बात किया जाए कि इसके बीच की दूरी भी हमें निकालने के लिए प्रश्न में बोला गया है। ऊंचाई पूछा गया है प्रश्न में, आप देख सकते हैं, और दो भवनों के बीच की दूरी। ऊंचाई यानी ये पूरी ऊंचाई, हाइट पूछा गया है, और दो भवनों के बीच की दूरी यानी एक भवन यहाँ है हमारा, यहाँ, और दूसरा भवन यहाँ है, इसके बीच की दूरी भी हमको निकालनी है। तो इसको हम y लिख लेते हैं। एक छोटे भवन से बड़ी भवन के बीच की दूरी y मीटर हम लिख लिए, ठीक। और उसके बाद जो बड़ा भवन है उसकी पूरी हाइट को हमने क्या माना, यच मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की हाइट हमारी पूरी क्या हो गई, यच मीटर हो गई। हाइट पूरा यच ले लेते हैं, ठीक। यानी हमने क्या क्या रखा है इसमें मान, हमने जो शीर्ष से जहाँ तक ये छोटा वाला भवन आ रहा था वहाँ तक का x मीटर माना है, और पूरी हाइट बिल्डिंग की जिसको निकालना है, एक प्रश्न जिससे बन रहा था, ये हमने क्या माना है, इसको हमने यच माना है। और उसके पश्चात हमने छोटे भवन से बड़े भवन के बीच की दूरी को y माना है। तो ये तीन चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब उसके बाद इसको हम प्रदर्शित नाम इसका रख लेते हैं। जैसे हम इस बिंदु से नाम रखना शुरू करते हैं, A B C D E, ठीक, ये नाम इसका रख दिए हैं। अब उसके बाद हमें अब सवाल को ध्यान से करने की आवश्यकता है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अगर हम पूरी हाइट की बात करें, पूरी हाइट यच हमने लिया है, तो हम बता सकते हैं कि यच बराबर अगर हमें से पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि पूरी बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग की पूरी ये ऊंचाई जो दिया हुआ है यही हमारा यच यानी पूरी हाइट है। यानी कि आप बताएंगे ए बी प्लस बी ई, यानी ए से बी की दूरी जितना है और बी से ई की दूरी जितना है जोड़ दिया जाएगा तो पूरा हाइट हमें निकल आएगा। यह लिखेंगे क्या, ए बी प्लस बी ई, ऐड करने पे हमें पूरी दूरी निकल आएगी किसकी, ए ई की, यानी पूरी बिल्डिंग की जो कि पूछा गया था हाइट, और डिस्टेंस वाई माने हैं। तो आइए प्रश्न को अब करने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि 30 डिग्री का ये वैल्यू दिया हुआ है, 30 डिग्री का जो शीर्ष, छोटे भवन के शीर्ष को देखा जा रहा है वहाँ एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि tan 30 डिग्री, क्योंकि tan हम क्यों लगा रहे हैं, tan इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें ये ऊंचाई यानी हाइट निकालनी है, और ऊंचाई जो हमारी है यहाँ लंब के रूप में हमें दिख रहा है। तो लंब और आधार को पहले हम लिखते हैं। तो tan 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, tan बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हमारा ये होगा इस वाले का, क्योंकि आप ये गणना करने से पहले, आप इसके ये मापन करने से पहले ये समझ लेंगे कि जहाँ तक आकृति बन रहा है वहीं तक का आपको लेना है। तो ये जो छोटी आकृति है ये 30 डिग्री के लिए है, और जब 45 डिग्री का होगा तो ये बड़ी आकृति ले लिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटी आकृति पे ध्यान देंगे। छोटी आकृति हमारी क्या है, 30 डिग्री के लिए है, ये ऑनमन कोड यहाँ से ये वाली है। तो अब आज देखिए इसको क्या करेंगे, हम 30 डिग्री ले लिए हैं। 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब हमने यहाँ से यहाँ तक का लंब, ये जो यहाँ से यहाँ तक होगा ये क्या माने थे, x माने थे, तो ये भी कितना होगा हमारा, x के बराबर ही होगा। इसको x से लिख सकते हैं लंब। तो लिखेंगे क्या, लंब बटे आधार। आधार हमारा क्या है, आधार हमें नहीं पता है, आधार क्या हो जाएगा हमारा, y लिए हैं यहाँ से यहाँ तक की, बीच की दूरी ही आधार होगा हमारा। तो बीच की दूरी को हम y यहाँ लिख देंगे, ठीक। लंब बटे आधार हो गया हमारा। जब ये y है तो y ये भी होगा, आप समझ लीजिए, ये यहाँ से यहाँ तक y है, ये भी यहाँ से यहाँ तक y बराबर है। अब उसके बाद tan 30 डिग्री बराबर आपको पता है कि 1 करड़ी में 3 होता है, और x बटे y कर देंगे। और इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, y में y का मल्टीप्लाई होगा, x में जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स कर देंगे, ऐसे इस प्रकार से। या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, x को हम पूरा इधर करके y और 3 इधर करेंगे, तो पूरा इधर कर √3 इंटू एक्स इक्वल टू y कर देंगे। और √3 जब इस पर आएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा फिर।
तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 वाई अपॉन ये √3 इधर आएगा तो √3 डिवाइड में आप कर देंगे, यानी अपॉन 3 कर देंगे। अब उसके बाद क्या करना है आगे, ये हमें यक्स का वैल्यू पुट हुआ, यक्स इक्वल टू कितना हुआ हमारा वाई अपॉन √3 प्राप्त हुआ। अब उसके बाद दूसरे में रखते हैं, दूसरा क्या है हमें 45 डिग्री में रखना है, तो tan 45 डिग्री का मान क्या, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब इस बार जो हमें लेना है यहाँ तक का पूरा देखने के लिए मिल रहा है, पूरा ये जो हमारा भवन का तल है यहाँ तक का निकालना है। तो भवन की तल के लिए निकालने के लिए क्या हो जाएगा, हमारा हाइट पूरी लेनी पड़ेगी। पूरी हाइट का मतलब यच हमने माना था, और यच में क्या क्या शामिल था, यक्स और 8 दोनों शामिल है। तो लंब कितना हो जाएगा हमारा, यक्स लिखेंगे और प्लस 8, और आधार कितना हो जाएगा, वाई जो था वाई लिख देंगे। और tan 45 का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है मित्रों, तो 1 लिख देंगे, यक्स प्लस 8 अपॉन वाई कर देंगे, और इसके अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इसमें कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई 1 जा वाई कर देंगे, और यक्स में जब होगा यक्स प्लस 8 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है हमको, अब इसी वैल्यू में यक्स की जगह जो है हमें ये पुट कर देना है, जो यक्स का वैल्यू है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यक्स की वैल्यू यहाँ आप लिख देंगे ताकि आप समझ लें। यहाँ पे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसको अलग करके, ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें कि आखिर आपने ये मान कैसे लिया है। तो यक्स का मान, इसको समीकरण 1 लिख सकते हैं, समीकरण 1 लिख देंगे। यक्स का मान जो आया है हमारा y अपॉन √3, समीकरण में रखने पर, जो समीकरण है में रखने पर लिख देंगे, रखने पर। ठीक, ये ऐसे लिख देंगे, फिर उसके बाद हल कर लेंगे। तो यक्स का वैल्यू कितना है हमारा, आप बोलेंगे y अपॉन √3 है, तो इसको रखना पड़ेगा और प्लस 8 कर देंगे। अब y √3 इस पार लाएंगे तो y √3 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। y अपॉन √3 इज इक्वल टू 8 बचा इधर। अब इसके अपॉन 1 करेंगे, क्रॉस इसका एलसीएम लेंगे तो √3 नीचे हो जाएगा, एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 1 और √3 का 3 होगा। 1 से जब डिवाइड करेंगे तो वो √3 आने वाला है, √3 में y का मल्टीप्लाई होगा तो y √3, या क्या करेंगे y √3 कर देंगे, और उसके बाद जब इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 1 टाइम्स जाएगा। 1 टाइम्स जाने के बाद जब y में मल्टीप्लाई होगा तो y केवल हो रह जाएगा, y लिख देंगे, इक्वल टू 8 कर देंगे। फिर उसके पश्चात क्या करना है हमको, अब जब इसको माइनस करना पड़ेगा हमें, तो क्या आ जाएगा हमारा, आप बताएंगे कि जब माइनस कर देंगे हम तो हमारा ये पहले ज़रूरी है कि √3 का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये √3 इक्वल टू क्या होगा, तो √3 का वैल्यू लिख सकते हैं आप, √3 इज इक्वल टू 1.732 ऐसे पुट कर दे सकते हैं हम, इसमें मान रख सकते हैं। ये होता है √3 का वैल्यू, तो दोनों में रख देंगे, नीचे ऊपर दोनों रख देते हैं आसानी से। तो क्या हो जाएगा, जब रखा जाएगा तो आ जाएगा 1.732 y माइनस y। ठीक, ये हमने y का जब √3 में मल्टीप्लाई किया था तो y को हमने पहले लिख दिया था, लेकिन अब जब इसको वैल्यू जब यहाँ पुट कर रहे हैं तो बाद में लिख दे रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको ये समझना है कि a जैसे a इंटू बी है तो आप इसको ए बी लिख सकते हैं, या फिर बी ए भी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं। तो दोनों बात वही हुआ, चाहे आप इसको पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, एक ही बात हुई। तो इसलिए आप इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। और ये हमारा वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.732 ओनली, और उसके बाद अपॉन इक्वल टू 8 कर देंगे, 8 आया हमारा। अब उसके पश्चात क्या करना है हमको, आगे जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक y निकल जाएगा माइनस होकर, तो बस पॉइंट का जो बच रहा है वही बचेगा। यानी क्या बचने वाला है मित्रों, तो आप बताएंगे 0.732y, और अपॉन में हमारा 1.732 बच जाएगा। अब इक्वल टू 8 कर देंगे। आइए यहाँ देखते हैं। अब उसके पश्चात क्या करना है हमको, अब
पहले एक बार लिखेंगे क्या 0.732y ये बचा था घटाने के बाद, और बटे में 1.732 था इज इक्वल टू 8 है, अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। और आप एक चीज़ देख पा रहे हैं कि पॉइंट के बाद यहाँ 3 वैल्यू है, यहाँ भी 3 वैल्यू है, यानी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, केवल हमारा वैल्यू जो है सेफ वो बचेगा। तो ये क्या करना है हमें, 1 से जब इसके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आप बताएंगे 732y, और इक्वल टू क्या होगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, 8 2 जा कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 16, फिर कैरी लगा 1, 8 3 जा 24, 24 में कैरी 1 ऐड करेंगे 25, कैरी लगा फिर 2, 8 7 जा 56, 56 में 2 ऐड करेंगे कैरी कितना हो जाएगा 58, फिर कैरी लगा 5, फिर 8 1 जा 8, 8 में जब 5 ऐड होगा कितना हो जाएगा, 8 में जब 5 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 13। ठीक, अब उसके पश्चात क्या करना है, ये हमारा इतना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, अब यानी 13,856 आया मल्टीप्लाई करने के पश्चात। अब उसके बाद हमें y का मान निकालना है, तो क्या करेंगे 13,856 ये 732 इस पर आ जाएगा, 732 बटे में कर देंगे। अब इस प्रकार से आप क्या करेंगे, भाग लगा लेंगे, डिवाइड करेंगे, 732 से डिवाइड करना है हमको 13,856 को, तो आप ऐसे भाग दे देंगे आसानी से, 1 टाइम जाएगा, यानी एक बार जाएगा तो कितना आएगा 732 ही आएगा, और माइनस करने पे हमारा 3, और 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा, और उसके पश्चात 13 में से 7 जब माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 ऊपर से उतारना पड़ेगा। अब ऐसा कितनी बार ले जाएं कि हमारा 6536 से ज़्यादा ना हो, तो आप निश्चित तौर पे बता सकते हैं कि 9 बार ले जा सकते हैं, 7 63 9 के लगभग जाएगा, यानी 9 बार जाएगा कितना हो जाएगा, 9 9 18, हाथ में आया 1, 9 3 27, एक हासिल 2 था 28, हाथ में लगा 2, और 9 से 56, 9 से 63, 63 में 2 ऐड होगा 65 हो जाएगा, यानी आप बता सकते हैं 18.99 के लगभग, यानी 19 के बराबर हम मान लेंगे, लगभग इतना आ जाएगा 19, लगभग 19 में आएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 19, क्या ज्ञात हुआ y बराबर, y इज इक्वल टू क्या ज्ञात हुआ हमें 19 मीटर ज्ञात हुआ। y का वैल्यू हमने क्या, ये मतलब दो भवनों के बीच की दूरी हमें निकल कर प्राप्त हो रहा है कि 19 मीटर है। ठीक है, अब उसके पश्चात हमें आगे देखनी है कि हमें पूरे, एक चीज़ तो निकल आया, यहाँ से दूरी पूरी निकल आई, इसके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी थी ये निकल आई। अब हमें पूरी हाइट निकालनी है इसकी, तो क्या करेंगे, तो निश्चित तौर पे आप इसको रख देंगे tan 45 में रख दीजिए, tan 45 डिग्री, चूँकि यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अब क्या करेंगे, भूभाग से 45 डिग्री का बन रहा है, इसलिए tan 45 बराबर क्या होगा, आपको पता है tan 45 बराबर होता है लंब बटे, पहले लंब बटे आधार लिख देंगे, tan बराबर लंब कितना है हमारा, x माने थे और प्लस 8, x प्लस 8 अपॉन क्या हो जाएगा, आधार कितना है हमारा, आधार निकल कर आ गया 19 मीटर, 19 लिख देंगे, और tan 45 का मान कितना आया है, 1 आया है तो 1 लिख देंगे, और उसके पश्चात x प्लस 8 बटे में 19 कर देंगे। 19 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 19 1 का 19, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, कंफ्यूज मत होइएगा, 19 1 का 19 हो जाएगा हमारा, और जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 1 का तो x प्लस 8 हो जाएगा। इस प्रकार x प्लस 8 बराबर 19, पूरा पूरा पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 19, और 8 इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस प्रकार x इक्वल टू 19 में से 8 जब माइनस होगा तो हमारा 11 आंसर आएगा, 11 मीटर। x बराबर क्या आया, 11 मीटर, ये आंसर आया। तो ये हमारा x का वैल्यू आया। x का वैल्यू मतलब ये भवन के शीर्ष से जो मध्य भाग था यहाँ तक की दूरी हमें जो x माना था वो हमें वैल्यू प्राप्त हुआ कितने के बराबर, 11 मीटर के बराबर, ये आप देख पा रहे हैं। तो मित्रों हमें क्योंकि पूरी ये बिल्डिंग की ऊंचाई, बड़ी वाली बिल्डिंग की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी थी जो हमने h माना था, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस क्या था 8 था तो 8 रखेंगे
अब यक्स का वैल्यू जब हमें मिल गया है कितने के बराबर, 11 मीटर के बराबर, यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो 11 इसको पुट कर देंगे प्लस 8 कर देंगे। अब मीटर लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा h इज इक्वल टू, आप बोलेंगे 11 8 19 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हमारा दोनों आंसर जो है 19 मीटर ये भी और 19 मीटर ये भी, अर्थात हमें दोनों भवनों के बीच की दूरी 19 मीटर प्राप्त हुई और बड़े बिल्डिंग की ऊंचाई पूछी गई थी वो हमें कितना प्राप्त हुआ, वो भी 19 मीटर। सेम आंसर दोनों प्राप्त हुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके समक्ष दिखाई दे रहा है और आप इसको मैं आपको इसी तरह का प्रश्न, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके प्रश्न दे रहा हूँ ताकि आप इसको होमवर्क में करें और निश्चित तौर पे वीडियो को आप रोक कर समझ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसके पहले भी जो वीडियोस हमने 6 वीडियोस यूट्यूब पे डाल चुके हैं जो कि ये ट्रिग्नोमेट्री से ही संबंधित हैं। बहुत ही बेसिक क्लास से स्टार्ट हुआ है और बहुत ही हाई लेवल तक आपको समझाया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को अगर करना है तो सबसे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि पहले उन वीडियोस को देख लीजिए और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब आप इस प्रश्न को अगर हल करेंगे तो आप निश्चित तौर पे सफल होंगे और अच्छी तरीके से अपने परीक्षा में आप परफॉर्म कर पाएंगे और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ सदा रहेगी। तो आइए देखिए, इस प्रश्न में हम थोड़ा चेंज करके आपके होमवर्क का प्रश्न बना देते हैं। तो देखिए, इसमें हम आपको ये बता दे रहे हैं कि ये जो छोटा भवन है इसको 12 मीटर आपको कर लेना है। कितना करना है मित्रों, 12 मीटर कर लेना है। जो छोटे भवन की ऊंचाई थी यहाँ हमने 8 मीटर रखा था, अब इसको 12 मीटर आपको थोड़ा सा चेंज कर देना है, 12 मीटर करके करना है। और उसके पश्चात आपको ये भी चेंज करना है, यहाँ 30 डिग्री हमने दिया था, आप यहाँ इसको कर देंगे 60 डिग्री कर देंगे। और जो दूसरा इसके मतलब छोटे भवन के शीर्ष का जो एंगल बन रहा था 30 था, अब 60 कर दिए हैं। अब दोबारा जो दूसरा एंगल था ये जमीनी स्तर तक का, उसको 45 था, अब हम इस बार 90 डिग्री कर दे रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 90 डिग्री के बराबर कर रहे हैं। और आपको इस प्रश्न को ईमानदारी के साथ करने की आवश्यकता है। अगर आप करेंगे तो ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आप अच्छी तरीके से अपने परीक्षा में भी ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे और ऐसे ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ये निश्चित तौर पे मैं आपको बता दूं। और इसका अंकन जो बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, इस प्रकार के अगर प्रश्न आ गए आपके बोर्ड परीक्षा में तो ये समझिए ये मैक्सिमम मार्क्स के होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें आपको मिल सकते हैं। इसलिए आपको तनिक भी इसमें दुविधा नहीं होनी चाहिए कि आप जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी के साथ मित्रों आपका दिन शुभ हो और मैं आज की क्लास को यहीं तक सीमित रखता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।